हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान में कोशिका। जीव विज्ञान में टॉपिक चल रहा था हम लोगों का कोशिका, और कोशिका में पढ़ रहे थे कोशिकांग। कोशिका में कोशिकांग पढ़ रहे थे, कोशिका भित्ति पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। इसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की। सबसे पहला सवाल, खोजकर्ता कौन थे। फिर इसको एक तरीके से पढ़ना चाहिए, खोजकर्ता कौन से, इसका निर्माण किन चीज़ों से होता है, निर्माण के बाद इसकी संरचना क्या है या संरचना, उसके बाद इसका कार्य क्या है। इन तीन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी चाहिए सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए। पहली चीज़, और एक चीज़, खोजकर्ता के बाद ये पाई किस कोशिका में जाती है, जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में। तो सबसे पहले खोजकर्ता, तो कोशिका झिल्ली की जो खोज हुई वो 1855 में सी क्रेमर एवं नगेली, ये दो वैज्ञानिक थे, सी क्रेमर और नगेली। इन्होंने कोशिका झिल्ली की खोज की। पाई कहाँ कहाँ पे जाती है, तो देखो ये आपकी है पादप कोशिका, ये नाभिक हो गया, अभी पढ़ाएंगे सेंटर क्या है, न्यूक्लियस। ये आपकी है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका की जो आउटर लेयर होती है, बाहरी परत, उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। उसे क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका भित्ति। लेकिन जो इनर लेयर होती है, भीतरी परत, जो भीतरी परत होती है वो होती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। बाहरी परत सेल वॉल और भीतरी परत पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली। ठीक वैसे ही जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो जो जंतु कोशिका की बाहरी लेयर होगी, बाहरी परत, वो होती है कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है और पादप कोशिका की भीतरी परत कोशिका झिल्ली होती है। तो ये किन किन कोशिकाओं में पाई जाती है, तो जंतु एवं पादप दोनों में, जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में ये पाई जाती है। उसके बाद आता है कि ये बनती किन किन चीज़ों से। कोशिका झिल्ली में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसका जो निर्माण होता है, पहला जो सबसे ज़्यादा फैक्टर पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। कितना परसेंट, तो लगभग 60 से 70% प्रोटीन पाया जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो है फास्फोलिपिड, जिसको हम लोग वसा या फैट बोलते हैं। ये 30 से 40%। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद तीसरी एक छोटा सा घटक पाया जाता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये पाया जाता है 1 to 5%, 1 से 5%। तो ये तीन चीज़ें हो गई कि खोज किसने की कोशिका झिल्ली की, तो सी क्रेमर और नगेली ने। पाई किन किन कोशिकाओं में जाती है, तो जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में। निर्माण किस चीज़ से होता है, तो प्रोटीन से, फास्फोलिपिड से और
कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट से अब आपको एक बात बता दें कि आज आप लोगों को पता चलेगा कि लीवर की कोशिकाएं जो होती हैं वो आँखों की कोशिकाओं में क्यों नहीं सेट हो सकती, या जो आँखों की कोशिकाएं या जो हाथ की कोशिकाएं हैं वो पेट के किसी अंग में क्यों नहीं सेट हो सकती। इसका जवाब आज आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। क्यों हर किसी की किडनी, मतलब अगर कोई पेशेंट है उसको अगर किडनी की ज़रूरत है तो जो डोनर होगा देने वाला, कभी कभी लेने वाले की बॉडी उस डोनर की किडनी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। वो क्यों? ऐसी ढेर सारी चीज़ें, या कोई भी अंगदान, अगर कोई भी अंग है, मान लीजिए आपने नेत्रदान किया और अगर आपकी आँख किसी लेने वाले की आँख में सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो क्यों होता है, वो फैक्ट क्यों है, वो फैक्ट आज आप लोगों को पता चलेगा कोशिका झिल्ली के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद उस फैक्ट की चर्चा करें कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हार्ट की कोशिकाएं हैं वो लीवर की कोशिकाओं से नहीं जुड़ पाती, या जो लीवर की कोशिकाएं हैं वो हृदय की कोशिकाओं से नहीं जुड़ पाती, या शरीर का हर एक अंग अपनी उसकी एक कोशिकाएं होती हैं और वो किसी अन्य अंग से क्यों नहीं जुड़ सकता। तो कोशिका झिल्ली में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका मैंने जिक्र किया अभी, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन और एक ग्लाइकोलिपिड। ये दो फैक्ट हैं। इन दो फैक्टों का काम क्या है, या ये जो दो तत्व हैं इनका काम क्या है कि कोशिका से कोशिका का परिचय करवाना। कोशिका से कोशिका का परिचय कराना। वो कौन कराता है? तो कार्बोहाइड्रेट कराता है। और कार्बोहाइड्रेट में दो चीज़ें पाई जाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों जो तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ये कोशिका से कोशिका का परिचय कराते हैं। मान लीजिए हार्ट की कोशिकाएं हैं, हार्ट की कोशिकाओं का परिचय कौन कराएगा? हार्ट की कोशिकाएं कराएंगी किसी अन्य कोशिका से। लेकिन अगर वो हार्ट की कोशिकाएं उससे परिचित हैं, अब आप जिससे परिचित होंगे उसी से तो मिलेंगे, आप जिससे परिचित नहीं है उससे क्या मिल जाएंगे जाके। तो सेम यही काम करता है कार्बोहाइड्रेट, और जो पाया जाता है कहाँ पे? कोशिका झिल्ली पे। तो समझ गए कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? कोशिका से कोशिका का परिचय कराना। ठीक, उसके बाद में पूछा जाता है कि इसकी मोटाई कितनी होती है समथिंग। कोशिका झिल्ली की जो मोटाई है वो कितनी होती है? तो जो कोशिका झिल्ली की मोटाई होती है वो होती है लगभग 75 एंगस्ट्रॉम। लगभग 75 एंगस्ट्रॉम। अब ये कहाँ से पता चला कि कोशिका झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है? तो बेटा इस चीज़ को समझने के लिए इसकी संरचना समझनी होगी। अब संरचना समझने के लिए आपको संरचना से क्या लेना देना, ये सारी चीज़ें नीट में ज़्यादा पूछी जाती हैं, या इतनी डेप्थ में नीट में पूछा जाता है। आपको इसके मॉडल समझने होंगे कि कितने मॉडल आए कोशिका झिल्ली को समझने के लिए, उन मॉडल की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मॉडल आया वो था सैंडविच मॉडल। सबसे पहले कोशिका झिल्ली को समझने के लिए जो वैज्ञानिक मॉडल आया वो था सैंडविच मॉडल। उसके बाद जो मॉडल आया वो था इकाई प्रतिरूप कला मॉडल। फिर ये अप्रासंगिक हो गया। फिर एक नया मॉडल आया जिसे बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। इन तीनों मॉडल्स के आधार पे ये बताया गया कि जो कोशिका झिल्ली है उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। और अगर सवाल आ जाए, सवाल इससे किस तरीके का बनेगा स्टेट पीसीएस में, अगर कोशिका झिल्ली में मॉडल से सवाल बनेगा तो ये बनेगा कि निम्नलिखित में कौन सा मॉडल कोशिका झिल्ली से संबंधित है या कौन सा मॉडल कोशिका झिल्ली से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों मॉडल याद रखने हैं, सैंडविच मॉडल, इकाई प्रतिरूप कला मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल। और अगर सवाल ये आ जाए कि वर्तमान में
सबसे ज़्यादा प्रासंगिक मॉडल कौन सा है, तो वो आपका है तरल मोज़ेक मॉडल। वर्तमान में प्रासंगिक मॉडल, वर्तमान में प्रासंगिक मॉडल। तो ये चीज़ समझ गए ना कि कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। कहाँ से सिद्ध हुई, तो 3 मॉडल दिए वैज्ञानिकों ने, सैंडविच मॉडल, इकाई प्रतिरूप कला मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित मॉडल कौन सा है, तो तरल मोज़ेक मॉडल। अब उसके बाद में कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली का फंक्शन या कार्य क्या है। तो जैसे जंतु कोशिका को प्रोटेक्शन देती थी उसकी बाहरी लेयर, कोशिका भित्ति जिसे बोलते थे सेल वॉल, वैसे ही पादप कोशिका को, वैसे ही जंतु कोशिका को प्रोटेक्शन कौन देता है, कोशिका झिल्ली। पहली चीज, जंतु कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा काम क्या होगा कि जितनी भी कोशिकाओं का जो आकार होता है, कोशिकाओं का जो रूप होता है, वो रूप निर्धारण कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है। तो कोशिकाओं का स्वरूप निर्धारण करना, कोशिकाओं का स्वरूप निर्धारण करने का कार्य कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है। तीसरी चीज, अब यहां से समझना, अगर मैंने किसी पादप कोशिका को दबाया तो प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, कोशिका भित्ति। मतलब बाहरी दबाव को कौन, बाहरी दबाव को भीतरी कोशिका के जितने भीतर के अंग हैं उनको बाहरी दबाव से कौन बचा रहा है, पादप कोशिका में, तो कोशिका भित्ति। लेकिन अगर वही बात करें जंतु कोशिका में, जो बाहरी दबाव होगा, बाह्य दबाव, उससे कौन सुरक्षा करेगा, तो कोशिका झिल्ली। एक चीज तो ये हो गई। तीसरी और एक चीज और, एक काम और करती है कोशिका झिल्ली कि अगर मान लीजिए अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर आना चाहे तो क्या ये आने देगी, नहीं आने देगी। लेकिन अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से बाहर जाना चाहे तो ये इसे जाने देती है। समझ गए। तो विसरण एवं परासरण, विसरण एवं परासरण, वो भी किसका, चयनात्मक पदार्थों का, चयनात्मक पदार्थों का। विसरण एवं परासरण करना चयनात्मक पदार्थों का, जो चयनित पदार्थ होंगे कि हाँ किसको अंदर आना है और किसको कोशिका से बाहर जाना है, वो काम भी कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। ये चीज समझ गए। तो कोशिका का जो एक ये अंग, कोशिकांग था जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ये यहाँ पे आके आपका खत्म हुआ। उसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का एक और अंग जिसे बोलते हैं केंद्रक।